हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पिछला चैप्टर चल रहा था, ये पिछला चैप्टर समाप्त होता है। आज हम अपना अगला नया अध्याय पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस अध्याय में क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है बल तथा गति के नियम। फिजिक्स का बायोलॉजी के पोर्शन को छोड़ने के बाद हमारा जो अगला अध्याय है ये 9वां है। 8वें लेसन से हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो फिजिक्स में हमने पहला लेसन पढ़ा था गति, और अभी 8वें लेसन के बाद हमारे फिजिक्स का 9वां लेसन है जिसका नाम है बल तथा गति के समीकरण। चलिए सबसे पहले इस टॉपिक में हम ये जानते हैं, हम ये समझेंगे कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। चलिए देखें, बल के रेफरेंस में अगर आपसे बात किया जाए कि बल क्या होते हैं, तो देखिए बल की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि बल वह धक्का व खिंचाव होता है। धक्का का मतलब सामने की ओर पुश करना, किसी भी डायरेक्शन में पुश करना, बात समझ जाए, ठीक। और खिंचाव का मतलब अपनी ओर खींचना, तो या तो धकेलना या खींचना। तो बल वह धक्का व खिंचाव होता है जिसके कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होते हैं। बात समझ में आई। बल वह धक्का व खिंचाव होता है जिसके कारण किसी भी वस्तु की अवस्था में, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही। जैसे एज एग्जांपल समझें, मान लो ये एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल पर आप बल लगाइए इस दिशा से, इस दिशा से बल लगाओगे तो आप देखोगे टेबल को इस तरह जब पुश करोगे, धकेलते हो अगर आप, तो ये टेबल इस स्थान से हट करके इधर नहीं आ जाएगा, खिसक करके यहाँ नहीं पहुंचेगा जब बल लगाओगे आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पहले यहाँ था, अभी यहाँ पहुंच गया। बात समझ में। तो ये जिसके कारण इस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसी कारण को हम लोग बल कहेंगे। बात समझ में आई। दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर मान लीजिए रबर की गेंद है, तो रबर की गेंद पर अगर आप बल लगाते हो तो आप देखते हो उसे खूब जोर से दबा दो, तो जब गेंद को, रबर की गेंद को आप दबाओगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा ना। तो आकार में परिवर्तन जिस कारण से हो रहा है उसी कारण को हम बल कहते हैं, ठीक है। तो बल क्या होता है, बल वह धक्का व खिंचाव होता है जो वस्तु की स्थिति में, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। बात समझ में आई, ठीक है। बल वह धक्का व खिंचाव होता है जो वस्तु की अवस्था में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। बात समझ में। थोड़ा सा बल के एज एग्जांपल देखें। जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। बिना बल के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वे कार्य हो सकते हैं बिना बल के। बिना, देखिए बल का दूसरा संबंध ऊर्जा से होता है। बात समझ में, क्योंकि कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, और जो कार्य होता है ये बल के द्वारा होता है, ठीक है। तो बल जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, चलना, उठना, बैठना, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब बल के थ्रू होती है। बात समझ में, ठीक है। तो बल क्या होता है, बल एक धक्का और खिंचाव होता है जो वस्तु की अवस्था में, स्थिति में परिवर्तन ला देता है। परिवर्तन लाने का मतलब वो अगर विराम की अवस्था में तो उसको गति की अवस्था में बदल देगा, और अगर वो गति की अवस्था में है तो उसको विराम की अवस्था में परिवर्तित कर देगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये होता है बल, ठीक है। अब अगला हेडिंग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, बल जो होता है इसका मात्रक जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बात समझ में आई। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन हमारा बल का मात्रक है। ये मात्रक यम के यस पद्धति में होता है। बल का यम के यस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। बल का यम के यस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। यम के यस का मतलब होता है, देखिए जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, सभी भौतिक राशियों को 3 प्रकार के मात्रकों में व्यक्त करने की विधियां बनाई गई हैं, जिनमें से हमारा एक एमकेएस होता है। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड,
मतलब वहां अगर हम द्रव्यमान को मापेंगे तो किलोग्राम में मापेंगे, समय को मापेंगे तो सेकंड में मापेंगे, दूरी को मापेंगे तो मीटर में मापेंगे। बात समझ में? तो जो हमारा बल होता है, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक। और सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है ये डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। बात समझ में? तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन, ठीक। बल जो होता है, बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। परिमाण का मतलब बल का मान, बल की मात्रा, उनकी मात्राएं तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ मात्राओं के उनका डायरेक्शन भी पाया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम क्या होते हैं? न्यूटन की गति के नियम, देखिए गति क्या चीज होती है? वस्तु की अवस्था में परिवर्तन गति कहलाती है, ठीक है। अगर मतलब वस्तु विराम की अवस्था में तो उसको गति की अवस्था में ले आना गति कहलाती है, ठीक। मतलब वो उसको चलन के लिए मजबूर कर देना गति होती है, ठीक है। तो न्यूटन की गति के नियम पढ़ने को हमने गति के 3 समीकरण पढ़े थे। पहला समीकरण मैंने आपको बताया था b बराबर u प्लस सी टी। दूसरा समीकरण मैंने आपको बताया था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा समीकरण मैंने बताया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये 3 समीकरण आपको बताए गए थे। इन 3 समीकरणों के अलावा गति के 3 नियम भी होते हैं, 3 रूल भी होते हैं। चलिए देखते हैं कौन। पहला, यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। तथा यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गति की अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। ये हमारा पहला लॉ होता है, पहला नियम कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। और अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था है तो वो तब तक विराम की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उनकी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाएगा। एज एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो जैसे समझिए कि मान लीजिए खड़ी साइकिल है, मतलब वो रुकी हुई है, अभी चल नहीं रही है, स्टैंड पर खड़ी हुई है, तो ये इसकी विराम की अवस्था हो गई। कोई साइकिल है, ये स्टैंड पर रुकी हुई है, तो ये इसकी विराम की अवस्था होगी। अब जब तक आप इस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगाओगे तो क्या वो विराम की अवस्था से गतिशील हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कभी संभव ही नहीं है कि विराम की अवस्था में हमारा रहने वाला वस्तु बिना बल के गतिशील हो जाए। कभी संभव है? नहीं।
जैसे घर में ढेर सारे सामान पड़े होते हैं, कुर्सी, मेज, तख्त, तमाम चीजें पड़ी होती हैं, तो क्या जब तक उन पर कोई बल नहीं आरोपित किया जाता है तो क्या वो गतिशील हो जाते हैं? बिना बल के नहीं होते हैं ना। तो देखिए, कोई भी वस्तु रहेगा, वो वस्तु तब तक विराम की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे ही उस पर बाह्य बल लगाया गया, तुरंत वो गति करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में? और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे साइकिल चला रहे हो तो साइकिल चला रहे, पैडल जब तक मार रहे हो तब तक वो चल रहा है, गतिशील है। अब इसे रोकने के लिए आपको एक बल की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप ब्रेक लगाइए तब रुकता है, या पीछे से कोई साइकिल खींच ले तब रुकता है। तो खींच रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, ये भी बल का लगाना हो गया। आप बल लगा रहे हो तभी हमारा जो वस्तु है जो गतिशील है ये विराम की अवस्था में आ रहा है, तभी साइकिल रुकेगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर जी, हम 4 पैडल मार के साइकिल छोड़ दें, गाड़ी तो तब भी रुक जाती है, साइकिल तब भी रुक जाती है। देखिए, तब भी बल लगता है, उसको रुकने के लिए तब भी बल लगता है। सड़क और टायर के बीच घर्षण बल। बात समझ में? तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सामान हो, अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेंगे। अगर वो गतिशील की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वो गति की अवस्था में रहेंगे तब तक जब तक उन पर की बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल लगा करके जब विराम की अवस्था पे बाह्य बल लगाया जाएगा तो गतिशील हो जाएगा, और अगर गतिशील अवस्था में रहने वाले किसी पदार्थ पर आप बाह्य बल लगाते हैं तो वो विराम की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन की गति का पहला लॉ है, पहला नियम है। दूसरा नियम देखते हैं। द्वितीय नियम। चलिए देखिए, दूसरा लॉ क्या है हमारा? किसी वस्तु पर आरोपित बल, अच्छा एक चीज पीछे बताना हम भूल गए। देखिए, बल को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई? बल को किससे लिखा जाता है? कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ माने फोर्स और फोर्स माने बल। किसी वस्तु पर आरोपित बल कैपिटल एफ उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन तथा उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के उस वस्तु की द्रव्यमान स्मॉल एम तथा त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। उस वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल एम तथा उत्पन्न हुए त्वरण स्मॉल ए के गुणनफल के बराबर होता है। अतः क्या कहा हमने कि किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, लगाया गया बल को किससे लिखेंगे? कैपिटल एफ से। जो बल आप लगाते हो, ये लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखा जाता है, तथा बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन आएगा। वेग में परिवर्तन कैसे आएगा? जरा देखिए, अगर वस्तु विराम की अवस्था में है तब जब बल लगा रहे हो तो वो गतिशील हो जाएगा। तो पहले वेग इसका शून्य है, फिर कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन को ही तो त्वरण कहते हो। तो ये हो जाएगा तथा उसमें उत्पन्न हुए त्वरण स्मॉल ए के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात यह बराबर यम इंटू ए। ये जो लॉ होता है, इसी लॉ को हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है।
बात समझ में? लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल, कोई वस्तु है उस पर हम बल लगा रहे हैं, आरोपित बल कैपिटल एफ। अब जो हम बल लगा रहे हैं, इस बल का जो मान होगा, ये मान उस वस्तु के द्रव्यमान, जिस पर बल लगा रहे हैं उसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान ले लो, और जब हम बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण के मान को ले लो, और द्रव्यमान और त्वरण के मान का आपस में गुणनफल निकाल दो, तो ये गुणनफल जो हम वस्तु पर बल लगा रहे हैं उसी के बराबर आता है, अर्थात यह बराबर यम में। इसी लॉ को, इसी नियम को हम लोग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? यदि किसी वस्तु पर आरोपित कोई बल लगाया जा रहा हो तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा उस वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। बात समझ में आई? ठीक है। अर्थात यह बराबर यम में, यह बराबर यम में जो होता है ये हमारे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है। चलिए तीसरा लॉ देखिए हम लोग। तृतीय नियम ये होता है कि प्रत्येक वस्तु पर की गई क्रिया का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है, इसको तृतीय नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बात समझ में? क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ क्या है, का रूल क्या है, जरा देखिए। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है। किसी वस्तु पर हम जितना बल आरोपित करते हैं वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल आरोपित करती है। ठीक है। इसी नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? जितना बल हम किसी वस्तु पर लगा रहे हैं उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में वो वस्तु हम पर भी बल लगाता है। ठीक। इस नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे आप इस वस्तु को धकेल रहे हो, इसको धकेलने में जितना बल आप लगा रहे हैं, ये लगाया गया बल, अब जैसे इसे 10 न्यूटन का बल लगा करके इसको धक्का दे रहे हो, तो ये वस्तु भी आप पर 10 न्यूटन का बल लगाएगा, लेकिन जिस दिशा में आप बल लगाते हो उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसी नियम को हम लोग न्यूटन की गति का तृतीय नियम अथवा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। जो चीजें नहीं समझ में आए हो आप उन्हें कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।